ओके एवरीवन, प्लीज लिसन हियर। आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड एसएचएम। जब हम इंट्रोडक्शन कवर कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था व्हाट इज डैम्प्ड एसएचएम, है ना। एक ऐसा एसएचएम जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है ग्रेजुअली विद टाइम, इस एसएचएम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका डैम्प्ड एसएचएम। तो इसमें यहां लिखूंगा when a body performs simple harmonic motion दरवाजा बंद करिए प्रॉपर। when a body performs simple harmonic motion with gradually decreasing amplitude, बेटा ध्यान दें सब लोग, with gradually decreasing amplitude, it is called as damped SHM। इसको हम लोग क्या देते हैं बेटा, damped SHM करके नाम देते हैं। अमजद, तो एक ऐसा SHM जिसमें लगातार आप देखते हैं कि भैया एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। ग्राफिकली मैं इसको ऐसा बताऊंगा कि अगर सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो इस एसएचएम का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये एसएचएम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं ये एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होते जा रहा है ना। और सिमिलरली अगर मैं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूं, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो सिंपली वो इस तरह से बनेगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज डैम्प्ड एसएचएम। अब हमारा क्या है, हमें अगला जो है स्टडी करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। आपको याद होगा हमने दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं। एक देखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड लीनियर एसएचएम सबसे पहले, है ना, और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम देख चुके हम लोग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड लीनियर एसएचएम। तो इस तरह से हम देखने जा रहे हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड लीनियर एसएचएम। इसके लिए हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट है, उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ओके, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ब्लॉक के नीचे एक रॉड है, और उसके साथ यहां एक डिस्क लगा हुआ है। क्या लगा बेटा? डिस्क। और ये एक बीकर है, ओके। इस बीकर में मैं क्या करूंगा, एक लिक्विड भर के रख दूंगा। एक लिक्विड क्या करके रख दूंगा, मैं भर के यहां पर रख दूंगा। अब होगा क्या, आप फिर से इस ब्लॉक को नीचे खींचेंगे और छोड़ देंगे। तो जब ब्लॉक को आप नीचे खींच के छोड़ेंगे तो आप देखेंगे ब्लॉक ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा, मगर वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ग्रेविटी ना भी हो तब भी वो वैसे ही मूव करेगा ऊपर नीचे। तो मैं बोलूंगा देखो, सबसे पहले तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है। जब तुम उसको ब्लॉक को नीचे खींच के छोड़ देते हो तो स्प्रिंग का क्या लगता है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इक्वल्स टू माइनस kx, है ना, वेयर k स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरी चीज क्या है यहां पर, दूसरा है आपका डैम्पिंग फोर्स ऑफ द लिक्विड। जिसका फॉर्मूला होता है माइनस bv, है ना, जहां पर b स्टैंड्स फॉर डैम्पिंग कांस्टेंट। B स्टैंड्स फॉर डैम्पिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लिक्विड पर, तो कौन सा लिक्विड है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। आई बात समझ में आपको? अब ऐसा है कि चलो ठीक है मान लिया, तो मैं बोलूंगा ओके
तो फिर नेट फोर्स जो कि है आपका, एक है रिस्टोरिंग फोर्स और प्लस एक क्या है आपका डैम्पिंग फोर्स। ओके, और आप देख सकते हैं डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर नीचे होने की तो डैम्पिंग फोर्स ज्यादा लगेगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल बताया था, मैंने यूएस का, मेरे प्रोफेसर ने मुझे एग्जांपल बताए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन हुआ था कि एक बंदा दलदल में फंस गया था, बताया था ना एग्जाम्पल, है ना। वो हेलीकॉप्टर आया, उखाड़ा बीच में से, फिर 50-50 हो गया काम। तो भैया आप जितनी वेलोसिटी से खींचेंगी, वन आप जो सर्वाइवर्स है, जो सर्वाइवर ट्रेनर्स है, सर्वाइवल ट्रेनर्स है, वो भी बताते हैं कि जब आप दलदल में फंस जाए तो ज्यादा हिलो डुलो मत करो, आराम आराम से अपनी बॉडी को लीन करके पैर धीरे धीरे बाहर निकालो। ज्यादा हिल डुल करोगे तो उल्टा और नीचे खींचेगा वो आपको, डैम्पिंग फोर्स और ज्यादा लगेगा। तो वही अगर नेट फोर्स देखा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। अब नेट फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स, और डैम्पिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस बीवी। इसको उठा के चलेंगे, आ जाओ, एम ए प्लस बीवी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। एम ए का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर सपोज करो मैं ये जो इक्वेशन दिख रहा है मुझे, इस इक्वेशन को कहा जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर, सॉरी, डैम्प्ड एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। अब जब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा बेटा, जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, हाँ वो आपके सिलेबस में नहीं है, पक्का नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत आगे का बहुत बड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। तो जब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा इस इक्वेशन को, तो आपको जो इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट की वो कुछ ऐसी आएगी, x इज इक्वल्स टू ए ई माइनस बी टी अपॉन ट्वाइस एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, जहां पर ओमेगा क्या, ऑफ कोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम का होल स्क्वायर, और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑफ कोर्स 2 पाई बाय ओमेगा रहेगा, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम करके आएगा, डैम्प्ड एसएचएम। आइए बात समझे आपको, चलिए सब रीड करिए। तो हमारा अगला टॉपिक जो है, टाइटल नंबर क्या आएगा, 15.1 11 फ्री फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, फ्री फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन, देखो एक बॉडी जब ऑसिलेट करती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी या विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, एक बॉल है उसको छोड़ दिया आपने, वो टप्पा खाया, टप 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 टप, है ना, ये ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन था, कोई मैकेनिज्म उसको फोर्स नहीं कर रहा था ऑसिलेट करने। अगर एक सिंपल पेंडुलम लिया जाए, आपने यूं लिया, खींचा, छोड़ दिया, है ना, वो अपने आप फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो ऑसिलेशन है ये भी क्या कहा जाएगा, फ्री ऑसिलेशन कहा जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि व्हेन अ बॉडी oscillates freely without the help of any external agency या agent, then such a
such an oscillation is called as free oscillation. ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं. तो अब अगर हम लोग इसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं तो इसके एग्जांपल्स क्या है? ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. जो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है वो फ्री ऑसिलेशन होता है. ठीक है. ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम. तो एक स्प्रिंग पेंडुलम है ना, आप स्प्रिंग पेंडुलम रहता है उसको खींच के छोड़ देते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑपोजिट ऑसिलेट करता, वो भी क्या है? फ्री ऑसिलेशन है. फिर उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. अब ये क्या चीज है ट्यूनिंग फॉर्क? आगे देखेंगे आप, ये वेव चैप्टर में है वो रखा. ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? एक यू शेप ऐसा मेटल का वो बना होता है ना. आप क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स. क्या होता है? प्रॉन्ग्स. आप इसको हिट करते हैं है ना, वो वाइब्रेट करता है. आजकल एक चल रहा है, एक यूट्यूब पे शॉर्ट देखा था मैंने, वो कोई तो भी एक वो मेडिकल वाला रहता, बता डॉक्टर का कुछ रहता, वो कुछ तो भी एक रहता, उसको हिट करते और वो यहाँ लगाना पड़ता बेस को, है ना. और वो एक रहता जो एक आधा आता, वो ध्यान नहीं देता, तो वो बोलता ठीक है अब आप वो एक्सपेरिमेंट दोहराओ करके. तो क्या करना है वो समझ में नहीं आता. उसके दोस्त लोग बोलते उसको हिट कर यहाँ लगा, हिट कर यहाँ लगा. वो क्या करता, वो जो सामने प्रोफेसर रहता उसको हिट कर देता इससे. तो वही ट्यूनिंग फॉर्क रहता. ये लगातार इसके बहुत सारे यूजेस है, वेव्स चैप्टर में हम उसका देखेंगे. तो ये है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार एंड सितार. वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार एंड सितार. वायलिन है ना, मोहब्बतें नहीं, वायलिन मतलब मोहब्बतें जो यूज हुआ था वो बता रहा हूं. जैसा गिटार के जो स्ट्रिंग्स रहते हैं आप उसको प्लग करते हो, वाइब्रेट करते है ना, और उससे क्या होता फिर आप देखते हैं साउंड जनरेट होता. तो वो जो वाइब्रेशन है वो फ्री ऑसिलेशन का टाइप का वाइब्रेशन. अच्छा ठीक है. अब इसके खास प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले तो यहां जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. ये जब भी ऑसिलेट करता है अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, वो कोई भी बाहर के एक्सटर्नल एजेंट से इफेक्ट नहीं होता. दूसरी क्या चीज होती है यहां पर? एनर्जी डिक्रीज होती रहती है लगातार विद टाइम. थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा. अब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर बात है फिर क्या होगा? एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा. एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? लगातार डिक्रीज होते रहता है. ओके, एनर्जी तो हो गया. ओके ठीक है, दिस मच इज इनफ. ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई फ्री ऑसिलेशन की. अब आएगा बारी आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन की. तो फोर्स्ड ऑसिलेशन ध्यान दीजिए बेटा. अब अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन का मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो यहां पर से मैं बना सकता हूं व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स फ्रीली, वर्ड तो यूज नहीं कर सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल periodic force is called as forced oscillation. तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है ना, विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन. अब इसका एग्जांपल क्या है? तो है हमारा एग्जांपल सबसे पहला सेकेंड्स पेंडुलम, या फिर जिसको हम लोग कहेंगे क्लॉक पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम.
है ना, उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता हुआ नजर आता है क्या तुमको? नहीं, एक मैकेनिज्म रहता है ना जो आगे पीछे लगातार उसको ऐसा ऑसिलेट करता है। तो सेकंड्स पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम। सेकंड, नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, जो सिलाई मशीन है, जो उसका नीडल रहता है, तो वो आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन रहता। तीसरा और क्या रहेगा? हाँ, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स इन सोनोमीटर। अब ये सोनोमीटर क्या है बाकी है तुम्हारा होना, ये वेव्स चैप्टर में आएगा तुम्हारे को। तुम वहां देखेंगे क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें तार लगा रहता है, और हम उसके बॉक्स पर ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन की वजह से उसका तार भी वाइब्रेट होता है ना। तो ये जो वाइब्रेशन हुआ वो क्या हो गया बेटा? फोर्स ऑसिलेशन हो गया। मतलब तार वाइब्रेट कर रहा, तार ऑसिलेट कर रहा, और किसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा? एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से। इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा बेटा? फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसके और फीचर्स बोलेंगे। अगर इसी खास तरह से प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूंगा, तो सबसे पहले तो एक बात ये कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, है ना। आप देखिए घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है क्या लगातार? मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ठीक है। दूसरी क्या बात, एनर्जी भी उसकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है एनर्जी। वो एनर्जी असल में क्या है, वो लूज करता है, ये भी लूज कर रहा था एनर्जी। कहां से लूज कर, क्यों लूज कर रहा था? क्योंकि जब वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, तो आजू बाजू के एयर, बेटा इधर ध्यान दो, आजू बाजू के एयर के पार्टिकल से घस घस के उसका फ्रिक्शन होता है, और वहां एनर्जी लूज हो जाती है। अब यहां पर भी एनर्जी लूज हो रही थी, मगर मशीन क्या करती है? उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। मान लो कि भाई ये पेंडुलम को तुमने ढकेले इधर, है ना, ये पेंडुलम वापस आया, अब उसमें और ताकत नहीं थी उधर वापस जाने की, इतनी दूर जाने की ताकत नहीं थी, क्योंकि जब वो वापस आया ना, तो आसपास के एटमॉस्फेयर से घसता हुआ आया वो, उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। उसमें अब ये मान लो 10 डिग्री तक के गया था, और 10 डिग्री जाने की क्षमता नहीं है, वो 8 डिग्री तक जा सकता, मगर क्या करेगा? मशीन उसको एनर्जी देगी, ऐसा ढकेलेगी, ढकेलेगी, ऐसे रोटेट करेगी, टॉर्क देगी, उसको 10 डिग्री तक ढकेलेगी। तो भैया क्षमता कहां तक थी जाने की? 8, गया कहां तक? 10। ये 2 डिग्री जाने की, एक्स्ट्रा जाने की एनर्जी तो थी, कहां से? आपने मशीन ने दिया उसको। तो भैया हम लोग कहेंगे कि इसका एनर्जी जो है लगातार कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, और आपका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है इसका, एक्सटर्नल एजेंट के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, वो भी एक किस्म का फोर्स ऑसिलेशन है। आपने बास्केटबॉल को ऐसा नीचे छोड़ा, और आप लगातार उसको ऐसा मूव कर रहे हैं, तो देखो आपका हाथ ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, बॉल 1 सेकंड में 2 बार ऊपर नीचे हो रहा है, आपका हाथ भी ऊपर 1 सेकंड में 2 बार ऊपर नीचे होगा। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं इसको? फोर्स्ड ऑसिलेशन। फिर अगला जो है बहुत ही एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक मिनट है बस, मैं जरा सर से बात करना है मुझको। तो हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा, लास्ट टॉपिक बोलेंगे इस चैप्टर का, वो है रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज दिस रेजोनेंस? व्हेन any body is oscillating freely, जब कोई इधर ध्यान दो बेटा, जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है फ्रीली विथ इट्स नेचुरल
फ्रीक्वेंसी, उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। एंड इफ सम एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इज अप्लाइड, और अगर कोई बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स उसको अप्लाई किया जाता है इन द सेम with the same frequency, with the same frequency, with the same frequency, the body oscillates with maximum amplitude. The body oscillates with maximum amplitude. This phenomena is called as resonance. इस फिनोमिना को कहा जाता है रेजोनेंस। तो बेटा बॉडी जो है ऑसिलेट कर रही थी फ्रीली, वो जैसे बास्केटबॉल का एग्जांपल मैंने लिया था, आपको बताया था कि बास्केटबॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, वो 1 सेकेंड में 2 बार ऊपर नीचे जाता है, और अब हाथ से उसको आप पुश करने वाले हैं, मगर आप अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, आपका हाथ 1 सेकेंड में 3 बार ऊपर नीचे जा रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो तुम क्या नोटिस करेंगे कि बास्केटबॉल का जो एम्पलीट्यूड है ना, जो ऊपर कूदता हो, उसकी हाइट जो है चलने की, वो हाइट कम होते जा रही है ना। आपने नोटिस किया होगा कि बंद कर देते, अपने को जमता नहीं, क्यों? अपने को प्रैक्टिस नहीं है। वहीं जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो तो बस ऊपर देख देख के ऐसा बराबर खेलता हो। तो अब वो क्या है, उसको ये साइंस मालूम है कि भैया आपको जितना बॉल जितनी देर में ऊपर आएगा, मेरे को हाथ भी उतनी देर में ऊपर लाना है, जब बॉल नीचे जाएगा मुझे हाथ भी उसी वक्त नीचे लेके जाना है। तो इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आपका रेजोनेंस। और ग्राफिकली अगर मैं रेजोनेंस को प्लॉट करूं कि एम्पलीट्यूड वर्सेस, अगर मैं फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये अलग अगर देखो, मान लो कि ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां दोनों के दोनों क्या हो गई थी, सेम हो गई थी। तो आप क्या देख सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है ना। और अगर सपोज करो ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, और अगर मैं कोई और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लगाता हूं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आपका रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता है। बोले कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, तुमने देखा होगा, तुम अब तो क्या डिजिटल जमाना है, तुम डायरेक्ट बटन दबाते और वो रेडियो चैनल लग जाता। तुमने देखे होंगे कि एक रेडियो चैनल में पहले पुराने जमाने में ऐसा नॉब हुआ करता था घुमाने का। पुरानी मूवी देखो या पुराना कुछ ऐसा बताते हैं सीन, तो एक आता ये आकाशवाणी है ना। पुराने जैसे अपन आज मोबाइल को चिपके रहते, एक जमाना था कि लोग वो सादा रेडियो जो होता था उसको चिपके यूं लगातार कान से लगाकर अपन यूं देखते। उस जमाने में वो ऐसा था, लोगों का आदत, वो कान से लगा के चलते रहते, कभी छोटा कभी बड़ा वाला। अमीर है तो वो छोटा वाला यूज करेगा, गरीब है तो बड़ा वाला रेडियो, तो गरीब मतलब मिडिल क्लास है तो बड़ा वाला रेडियो लेके घूमेगा, है ना। तो इस तरह से घूमता था, वो लगातार नॉब को घुमाते रहना, सुनते रहना, न्यूज चैनल्स, गाने, ये वो कुछ भी ऐसा चलते था। उसमें बताता ये आकाशवाणी है, जैसे आकाशवाणी बोलते हैं ना अपन यहाँ पे, रेडियो है तो वैसे कुछ ना कुछ फिर एक न्यूज आती थी कि ऐसा ऐसा हो गया, जो भी है फलाना फलाना। तो अब उसमें क्या होता है बेटा, असल में वहां से एक वेव आ रही है, एंटीना जो भी आकाशवाणी का जो टावर है वहां से एक वेव आ रही है, रेडियो वेव। उस पर्टिकुलर रेडियो वेव पे इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कहा जाएगा सिग्नल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, वो उसको अगर सुनना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने रिसीवर को सेट करते हैं, और रिसीवर को जब सेट करते हैं तो हमारे आपके रिसीवर से भी आप वही सिग्नल जनरेट करते हो, वही फ्रीक्वेंसी का जनरेट करते हो जो फ्रीक्वेंसी का वो है ना। मान लो वहां से जो वेव आ रही है 10 हर्ट्ज, और आपके रेडियो ने भी 10 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट किया। अब ये दोनों वेव आपस में मिक्स हो जाती है, मिक्स होने के बाद उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आपको फिर आवाज ज्यादा लाउड सुनाई देगी। आपने देखा होगा कि जब आप थोड़ा बहुत इधर उधर सेट करते हैं, अगर मान लो 91.1 मेगाहर्ट्ज पे आपका चैनल आता
91.1 मेगाहर्ट्ज पे कोई चैनल आता है, 95.0 मेगाहर्ट्ज पे कोई चैनल आता है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर सेट करके देखो, 91.1 की जगह 91.2 मेगाहर्ट्ज करके देखो, आप क्या देखेंगे? आवाज कम आती है और खरखर आती है ना, खरखर करके आवाज आती है और आवाज कम हो जाती। जैसे ही 91.1 मेगाहर्ट्ज लगाते एकदम लाउड साउंड नजर आ, सॉरी लाउड साउंड आता, एकदम बेहतरीन क्लियर कट आवाज आता, और खरखर भी क्या हो जाता, बंद हो जाता। तो वो जो है वही हो रहा है, रेजोनेंस करके कॉन्सेप्ट हो रहा है वहां पे। तो अभी हम लोग जब फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो मोबाइल्स में बात करते हैं, है ना, हम लोग एक्चुअली डायरेक्ट रेजोनेंस करते हैं। क्या करते हैं कि आपका मोबाइल एक सिग्नल जनरेट कर रहा है ना। जब भी हम मोबाइल लेते हैं तो उसके टावर जो एंटीना रहता है वहां से एक सिग्नल जनरेट हो रहा है। आप सिम कार्ड डालते हैं, सिम कार्ड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, डायल करता हूँ ये नंबर को, और क्या होता है जब वो नंबर डायल होता है तो मेरा मोबाइल फोन भी वही सिग्नल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता, और वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास की फ्रीक्वेंसी यूनिक है, और मैंने वो फ्रीक्वेंसी यूनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दिया। और अब क्या होगा, फिर ये आपस में लिंक हो जाएगा। लिंक हो गया तो फिर कनेक्ट हो जाता है कॉल, फिर आपको रिंग बजती है, हाँ भाई उठाओ कॉल आ गया, है ना। तो ये सब कुछ जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये सारा खेल रेजोनेंस का है। तो फिर आप सोच रहे हैं रेजोनेंस तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर रेजोनेंस के कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। बोले कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने देखा होगा, जो सोल्जर्स रहते हैं वो मार्च करते हैं तो उन सबके कदम एक साथ पड़ते हैं, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट जब बोलते हैं ना, तो लेफ्ट पड़ता, फिर राइट एक साथ, लेफ्ट एक साथ, फिर राइट एक साथ। मगर ये कभी कभार हानिकारक हो जाता है। कैसे? अब्दुल्ला सीधा बैठो। ये कभी कभार हानिकारक हो जाता है। कैसे? जब ब्रिज के पास से आप गुजरते हैं, मान लो ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज है, अलग अलग टाइप के ब्रिजेस रहते हैं, एक सस्पेंशन ब्रिज लटका रहता है जो, और अगर वहां से सोल्जर्स ऐसा मार्च करते हुए चले तो जब वो लेफ्ट पैर रखेंगे तो पूरा वो इधर वाइब्रेट होगा, जब वो राइट पैर रखेंगे तो वो राइट साइड में वाइब्रेट होगा। और ऐसा करते 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 ट्रैवल जब करेंगे तो एक ऐसा सीन आएगा कि जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो चांसेस है बहुत ज्यादा कि ये आपका जो पुल है वो ब्रेक हो जाएगा। कभी तुम शेगांव अपने आनंद सागर गए होंगे, वहां पर वो सस्पेंशन ब्रिज है, ग्रुप ऑफ बॉयज गया हुआ था, तमाशा जरूर किए होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने भी किया हुआ हो, अलग बातें हैं बट करते हैं अपन। मगर ये कभी कभार बहुत हानिकारक हो जाता है। जैसे कि कलकत्ता के अंदर और गुजरात के अंदर दो जगह पे ये हादसे हुए, सेम रीजन की वजह से। वो बहुत बड़ा दो पहाड़ों के बीच का ब्रिज था, बहुत बड़ा, और सस्पेंशन ब्रिज था। मस्तीखोर लड़के गए, उन्होंने वही किए, वैसे पुश करते ना अपन ऐसा एक साथ, तो उनके साथ और भी कुछ मस्तीखोर लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा, बीच में से टूट गया। वो तो मरे ही मरे, काफी लोगों को लेके मरे, 100-150 लोग मरे इसके अंदर शायद से, है ना। यही हाल गुजरात में भी हुआ, है ना। तो भाई बोलते हैं डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे थे, तो भाई वही सेम सिचुएशन गुजरात में भी हुआ। लोगों ने इस तरह से पुश करना चालू कर दिया मस्तीखोर लड़कों ने, अब वो सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। अब आगे से अगर कहीं आप है जो बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, मान लो कहीं पहाड़ी के बीच में, कोई ऐसा करता हुआ नजर आए, तुम सबसे पहली फुर्सत में वो ब्रिज से उतर जाओ, कर बेटा, अब कर, बोलना जो करना है कर, क्योंकि वो खुद तो मरेगा, नहीं तो साथ में तुमको भी लेके मरेगा, है ना। तो जबरदस्ती के आप बोलते हैं ना एडवेंचर्स करना नहीं इधर उधर, नहीं तो वही आजकल लड़कों में बहुत बड़ा जो एडवेंचर का कीड़ा था, है ना। नदी दिखी, बोले मालूम नहीं, तैरना आता ही नहीं, मारो कूदी, देखेंगे बोले हाथ पैर मारेंगे, बोले कहीं बोले अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा, एक आध स्विमर रहता, मैं संभाल लूंगा, मार कूदी। अरे काय का, वो तो वो डूबने वाला डूबता, उसको स्विमर को भी लेकर डूब जाता हो। तो कभी भी बोलते हैं आग पानी हवा उससे खेल करना नहीं। तो ये रेजोनेंस कभी भी ऐसा जरूरी नहीं कि सही होगा। कभी देखो, आप देखते हैं आजकल हमारे यहाँ जैसे इंडिया में साउंड का जो डेसिबल कितना होना चाहिए उसको लेकर कुछ कड़क रेगुलेशंस नहीं है ना, कि भाई कितना आवाज आपको दूर सुनना। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे जस्ट एग्जैक्ट सामने भवन है जहाँ पर अक्सर शादियां होती रहती है, डीजे वीजे कॉमनली आते रहते हैं। जब भी वो वहां पर डीजे बजता, इतना जोर से बजता
करके, है ना। वो जो कांच है मेरे घर पे जो लगा पूरा कांच लगा हुआ है वहां पे, बड़ा ऐसा गेट के पास पूरा पूरा वो वाइब्रेट करता है ना। कभी अगर मान लो सिचुएशन ये होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, लगातार एक ही बीट बार 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 बजी बहुत देर तक, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ये कांच टूट जाएगा। इवन एक ऑर्केस्ट्रा में कांच तोड़ने का कंपटीशन होता आवाज से, है ना, अपनी खुद की आवाज से। वो लेडीज है तो वो क्या करती, जोर से ओ करके आवाज कुछ जनरेट करती हो है ना, और उससे चीजें ऐसा वाइब्रेट करती। तो सामने कांच का ग्लास लगा रहता और वो एक चैलेंज रहता उसको तोड़ के दिखाओ, है ना, फिर उसके वो वाइब्रेट करता, तोड़ कर टूट जाता। सेम सीन है, आप क्या कर रहे, आवाज निकाल रहे, वो वाइब्रेट करता, आप क्या करते फिर अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर देते, है ना, वो वाइब्रेशन और बढ़ता 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 फिर तोड़ कर टूट जाता। तो भैया रेजोनेंस अच्छा होना फायदेमंद रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार वो नुकसानदेह भी रहता है, कभी कभार कम्युनिकेशन के स्किल में इस्तेमाल होता है। इवन हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग हार्ट अटैक्स भी आते हैं इसके वजह से, डीजेस की वजह से हार्ट अटैक्स भी आते हैं। आप कभी गुजरो ये जब जहाँ पर डीजे बाजा होता, यहाँ हार्ट के पास फील होता है ना प्रेशर, तुम ज्यादा देर तक के अगर वहां रहे और तुम्हारा हार्ट इतना फ्लेक्सिबल अगर है तो उसके अंदर अगर तुम बार बार तो भाई वो वाइब्रेशन जब होगा कभी ना कभी शायद ऐसा होगा कि वो हार्ट फेल हो सकता है। मुझे ज्यादा बायोलॉजिकली नहीं मालूम उसके बारे में, इसमें कमेंट करना ना पसंद करूंगा, मगर मैंने सुना है कि उससे भी हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, नाचने वालों को क्यों नहीं होते पता नहीं मुझे उसके बारे में, जरा हो सकता है कि भैया वो आदत होंगी उस सब करने की उनको, लिटरली मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ वो बर्दाश्त नहीं, अपन गुजरो तो बर्दाश्त नहीं होता, मगर वहां उन लोग को फर्क नहीं पड़ता, टल्ली पे रहते ना। खैर तो ये कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस का। अब एक काम करो, लास्ट पेज पे जाओ जाओ, सम एडिशनल फॉर्मूला ऑफ एसएचएम, सम एडिशनल फॉर्मूला ऑफ एसएचएम देखो, गौर से देखो। आपको एक यूट्यूब नजर आ रहा होगा, एक यूट्यूब है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। बेटा इधर ध्यान दो सब लोग, बातों में इन्वॉल्व मत हो जाइए। एट अ सर्टेन हाइट से एच, है ना, मैं इसको थोड़ा सा जर्क देकर छोड़ देता हूं तो ये लिक्विड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट होता जाएगा। तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g करके रहेगा। हाइट ऑफ द लिक्विड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g। या फिर अगर कहा जाए जैसे h क्या है, L/2 है, पूरे लेंथ ऑफ द लिक्विड कितना है L, तो h को क्या लिख सकता है L/2, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन ट्वाइस g, ये आपका फॉर्मूला है। फिर अगर सपोज करो लिक्विड है, उसमें कोई सिलेंडर है, उसको डुबाया हुआ है आपने, और मान लो कि वो L हाइट तक नीचे पानी के अंदर डूबा हुआ है, और आपने इसको ऐसा नीचे पुश किया, छोड़ दिया, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो रहेगा इसका अंडर रूट ऑफ L/G, ठीक है। और एक कटोरा है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, बाउल, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ऊपर नीचे यहां इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हो, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू जी। और एक गैस पिस्टन सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये गैस अंदर भरी हुई है इसके, इधर ध्यान दो बेटा, आपने इसको ऐसा पुश किया और छोड़ दिया तो ये ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट करेगा थोड़ा सा, तो इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा mh अपॉन pa। अब देखो यहां पर m क्या हुआ, मास ऑफ पिस्टन, जो यहां पिस्टन है इसका मास है m, h बोल तो कहां तक, किस हाइट तक के गैस भरी हुई थी, a बोल तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, और p बोल तो अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर।
डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो, उसके कुछ वो खास हो नहीं, अब याद करो बोलूंगा मैं। पहले ये बोलता था इतना तुम्हारे लिए काम का नहीं है ना, पहले ये बोलता था नीट वालों को तुम्हारे लिए काम का नहीं, जेई वाले गौर से इसको अच्छे से पढ़ लो, मगर अब बोलना पड़ेगा क्या नीट क्या जेई, सब लोग उसको अच्छे से पढ़ो, याद करो। फिर देखो यहां पे अगला एक पॉइंट आता है अर्थ। इसके बीचों बीच मैंने एक टनल खोद दिया, बेटा ध्यान दो सब लोग, बीचों बीच मैंने एक टनल खोद दिया और इस टनल में एक बॉल को नीचे पुश किया, तो बॉल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करेगा। मान लो इस प्लेनेट का या अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। मगर तुम जानते हो आर की वैल्यू कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा तुमने 6400 किलोमीटर, स्मॉल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो जब तुम ये निकालोगे वैल्यू इट विल कम आउट टू बी 84.6 मिनट्स, 84.6 मिनट। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो टनल है वो बीचों बीच से जाना चाहिए, तुम अगर यहां से भी वो टनल को खोदोगे है ना, साइड से भी क्रॉस सीधा कैसा भी, तो तब भी वो सेम फॉर्मूला रहेगा, फर्क नहीं आएगा। टॉर्शनल पेंडुलम तो ऑलरेडी अपन ने देखा है ना, छोटा सा ट्विस्ट करके छोड़ दो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय सी, आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी स्टैंड्स फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद एक इलास्टिसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रेचेबल वायर है और उसके नीचे लगा हुआ है बॉब, इसको थोड़ा सा नीचे खींचो और छोड़ दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल अपॉन ए वाई। अब m क्या है, वो जो मास आपने अटैच किया है, l क्या है लेंथ ऑफ द वायर, a क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और y क्या होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। तो यहां पर हमारा ये ऑसिलेशन चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है ना, और जैसा वेव्स है हम वैकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, बट हमारा जो ये कहा जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पार्ट है, एरर्स का पार्ट, वो मैंने छोड़ दिया था है ना, क्योंकि मेरे को न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिखा हो तो मुझे लगा कि नहीं आएगा, पिछले साल था नहीं हो, मगर इस साल उन्होंने नहीं होने के बावजूद सिलेबस में डाल दिए थे। तो ठीक है, कल से हम लोग मैथमेटिकल इवेल्युएशन ऑफ एरर्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे उसको कंप्लीट होने के लिए, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर लेंगे उसके बाद, बहुत आसान पार्ट है वो, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।